हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में थ्रू अ नोट्स, बहुत इजी तरीके से कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और जितना समझ में आए आप उतना अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहिएगा। इससे आपका रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। देखते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। देखो, एनर्जी का डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बात याद रखिए, जो एनर्जी है, एनर्जी के बिना हमारा जो जीवन है वो इम्पॉसिबल है। क्यों है, डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ बॉडी है। कैपेसिटी ऑफ बॉडी है काम करने के लिए। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका बॉडी जो है, अगर खाना ना खाए, खाना नहीं खाएगा, तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी। उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम करने के लिए वो एबल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है, एनर्जी का मतलब यही है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी इंसान, कोई भी जीव, कोई भी लिविंग थिंग्स कितना कैपेसिटी दे सकता है उस काम को डन करने के लिए, उसको बोलेंगे एनर्जी। कितना कैपेसिटी दे सकता है उस काम को करने के लिए, उसको बोलेंगे एनर्जी। सिंपल सी बात थी। एक देखो, एनर्जी हर जगह प्रेजेंट है। एक बात याद रखना, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, पूरे यूनिवर्स के अंदर एनर्जी फैला है। एनर्जी के ही थ्रू हम सब आए हैं, तो एनर्जी हर जगह प्रेजेंट है, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। इतना आपको पता रहना चाहिए। अ मूविंग कार हैज एनर्जी। कोई भी कार है जो मूव कर रही है उसके पास एनर्जी है। ये तो खाली एग्जांपल समझने के लिए लिख दिया है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या है एनर्जी, किसने दिया एनर्जी को, देखते हैं। जेम्स प्रिस्कॉट जूल। तो दो बार मैंने लिख दिया है, सॉरी, समझ लेना एक बार अच्छी तरीके से। जेम्स प्रिस्कॉट जूल कौन थे? जी प्रिस्कॉट जूल वॉज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट हु प्रूव दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो, जो जेम्स भैया थे वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट मतलब साइंटिस्ट, समझ लीजिए, एक साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स के ऊपर काम करते थे। फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स पे काम करे। केमिस्ट मतलब कि जो केमिस्ट्री पे काम करे, वो साइंटिस्ट। तो ये जो जेम्स थे वो एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने बताया कि जो अपना हीट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एक टाइप का एनर्जी है। ठीक है, इन्होंने बताया। ठीक है, और देखते हैं क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज कॉल्ड जूल। इसीलिए इन्होंने अपना जो एक काम किया, इनका काम इतना अच्छा था, कोई इनकी तरह बता ही नहीं पाया। इसकी वजह से इनको सम्मान देने के लिए जो एसआई यूनिट होता है वर्क का और एनर्जी का, वो हो गया जूल। जूल इनके ही सरनेम से आया, जूल। ठीक है, समझने के लिए। जे कब यूज होगा? न्यूमेरिकल्स के अंदर, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इज अ नेम इन हीज हॉनर। जैसे कि मैंने बताया, उनको सम्मान देने के लिए जूल रखा गया एसआई यूनिट तौर पे। किसका? वर्क और एनर्जी। ठीक है, बहुत बार एमसीक्यूज के अंदर आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो जूल होगा, दो चार न्यूटन हो जाता है घुमाने के लिए, बच्चे भूल जाते हैं, दोनों का जूल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब फॉर्म्स, अब बोलो टाइप्स बोलो। फॉर्म्स या टाइप्स दोनों का मतलब एक ही है। फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ एनर्जी, देखते हैं क्या है। देयर आर टू टाइप्स या टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। देखो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी प्रेजेंट होती ही होती हैं। और सारी एनर्जीज हैं, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हर जगह प्रेजेंट है। हर जगह मतलब हर जगह, यूनिवर्स के हर एक कोने में, हर जगह काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर प्रेजेंट। देखते हैं अब डिटेल में काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। याद रखिएगा आप, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो। अब मोशन का मतलब क्या भैया? मान लीजिए ये अपना पेंसिल है, मैंने इसे घुमाया, ये थोड़ा मूव हो गया, तो ये मोशन में आ गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो, तब अपना काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगा। तो आप जानते ही होंगे कि यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता रहता है, हर एक ऑब्जेक्ट का, तो मोशन के कारण हर जगह मोशन है। ठीक है, तो इसी के कारण हर जगह काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। इतना आपको समझ में आ रहा हो। फॉर्मूला है हाफ
mv², 1/2 mv²। तो m का मतलब होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, प्लीज ये मत समझना बहुत बोरिंग वीडियो है। ऐसी वीडियो अगर आपको YouTube पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपना 100% दिया है कि आपको कहीं पे भी दूसरी जगह ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। साइंस क्लास 9th में NCERT में आपको हर जगह हर एक मटेरियल यही मिल जाए। मैंने कोशिश किया है, ट्राई किया है। तो देखते हैं एक बार क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मास हमेशा केजी में होगा और वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होगा। कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का दे देगा, 3 में से 2 का देगा, 1 नहीं देगा। कभी कभी मास नहीं देगा तो मास का केजी होता है, जब फाइंड करेंगे तो केजी लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चों को याद ही नहीं रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया है समझने के लिए। ध्यान रखना ये MCQs के अंदर स्टूडेंट्स आता है, बहुत बच्चे को नहीं कर पाते हैं अटेंड। तो मैं आपको बताता हूं। तो ग्रेटर इज द स्पीड, ग्रेटर इज काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका मतलब क्या भैया कि उतना ज्यादा उसके अंदर मोशन होगा, जितना स्पीड होगा उतना मोशन होगा, उतनी तेजी से वो जा रहा होगा, तो इसलिए उसका उतना काइनेटिक एनर्जी होगा। जितना कम स्पीड जितना और क्या है ग्रेटर द मास ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। दो चीजें हमेशा डिपेंड करेंगी, स्पीड और मास। ज्यादा होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और स्पीड और मास कम होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सिंपल सी बात थी। एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी थोड़े बहुत है, देखते हैं क्या है। देखो इन सारे टॉपिक्स के अंदर अपना जो है काइनेटिक एनर्जी आता है। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, द मूवमेंट ऑफ एटम्स। जो भी इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसमें अभी मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन अभी ऊपर से बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं। तो मूव करते हैं, यानी मोशन में है तो वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो वहां पे भी होगा। थर्मल है, हीट है, वो भी होगा क्योंकि वो मूव कर रहा है, क्योंकि अंदर मोशन है तो पक्का उसके अंदर होगा। साउंड है तो इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो इन सारे चीजों के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, बस किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, लेकिन हर जगह होगा। थोड़ा रट लेना है सर एग्जाम्पल्स को, 2-3 ही रटना, जितना आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उनको रट लेना, ठीक है। और देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर 4 or 5 मार्क्स। प्लीज अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब डेरिवेशन मतलब क्या भैया? डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि उसको ड्राइव जो साइंटिस्ट थे उसे लाया कैसे, उस फॉर्मूला हाफ mv² को आखिर उन्होंने लाया कैसे, तो आपको पता रहना चाहिए कैसे आया, इसे वही हम पढ़ेंगे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट मास m, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। देखो मैंने इसके अंदर ड्राइंग बनाया नहीं है क्योंकि NCERT के अंदर दिया नहीं था, तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो अभी आप वर्डिंग में लिख देना कि एक ऑब्जेक्ट को हमने लिया है जिसके पास मास है, वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, एंड लेट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस r। देखो सिंपल सी बात एक है, मैं भी ड्राइंग ऊपर से बता देता हूं, अगर आपको ड्राइंग करना हो तो कर लीजिएगा, छोटा सा है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो इसका ये यहां से यहां आ गया, तो ये जो इनिशियल था इसको मैंने बोला u, जो फाइनल था इसको बोला v, जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको बोल दिया s। यही आप बना दीजिएगा तो ठीक है, ड्राइंग नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन बना देना। दो ऑब्जेक्ट है a एंड b, यहां से यहां मूव हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस s, ठीक है, जो मैंने यहां लिख दिया है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था फॉर्मूला उसका, ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर मोशन आया है, तो मोशन अगर आया है, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा मोशन के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से उसके लॉज भी पढ़े, तो उसके लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। क्यों एप्लीकेबल होंगे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर मोशन आता है, सिंपल सी बात है। तो वर्क लिख दिया और F इज इक्वल टू m इंटू ए। m का मतलब होता है मास, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन और F का मतलब होता है फोर्स। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया हो। और वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जो 2 आया था उसकी जो वैल्यू थी F इज इक्वल टू एम ए, ये देख सकते हैं आप। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। F की वैल्यू हमें पता थी m इंटू ए, m का मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, इंटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम। इक्वेशन 3 नाम दे दिया। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये क्या था?
फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 2। ए मतलब अपना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस मतलब था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने ए एस को ऐसे का वैसे रखा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 को नीचे इन सारे को ऐसे सिस्टमैटिक वे में रख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया गया। और देखते हैं क्या करना है। अब आप यहां देखिए अच्छी तरीके से। अब हम इक्वेशन नंबर वाला देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने ये किया है m इंटू ए इंटू एस है, तो m को मैंने यहां लिख दिया है और a हो गया ए एस। तो आप देख सकते हैं ए एस की वैल्यू ये रही, ए एस की वैल्यू ये रही, तो हमने ए एस की जगह w अपॉन में m लिख दिया। ठीक है, w अपॉन में m लिख दिया। तो मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, अभी लिख देता हूं। ठीक है, यहां डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। W इज इक्वल टू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। m का मतलब होता है मास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। W मतलब वर्क डन। ठीक है, तो हाफ को हमने बाहर ले लिया, m को वैसे रखा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मेन। ठीक है, अब क्या हुआ, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से मतलब क्या भैया, पहले रुका हुआ था, फिर जब हमने फोर्स दिया तब मोशन में आया, तब वो घूमा, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 होगी। तो इसका लास्ट वाला इक्वेशन होगा W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमने जो पढ़ा, देखो मेन ये वाला है, याद रखना। अभी हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मेन ये वाला है, लेकिन हमेशा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम वी स्क्वायर क्यों हुआ भैया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा रेस्ट पे रहती है। जब भी हम फिजिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी कार है, कोई भी इंसान है, तो पहले वो रेस्ट पे रहता है, रेस्ट रहने के बाद वो थोड़ा मोशन में आता है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो ये रहा अपना फाइनल। समझना दोनों का है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में यूज इसका ज्यादा होगा, लेकिन हमेशा याद रखना, ये दोनों को याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, लेकिन आगे चल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अगर मैं हर एक टॉपिक्स को पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, तो उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराता हूं, कि इससे क्या हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस हो वो भी कवर हो जाए। तो देखते हैं क्या है एग्जांपल 10.3 के अंदर न्यूमेरिकल जो है, देखते हैं क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है 15 kg और वो मूव कर रहा है, घूम रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या है। देखो इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस थोड़े कम हैं। क्यों कम है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा बच्चे समझते नहीं, स्किप करते हैं, तो ये पूछ सकता है, ये भी पूछता है, लेकिन थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना रहता है बस। तो मास v दिया ही था, हाफ एम वी स्क्वायर था, जैसे कि मैंने बताया। अब बोलोगे भैया कि आपने वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कुछ दिया ही नहीं है, लास्ट दिया है। जब इनिशियल और फाइनल रहे तब आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करना, बाकी खाली वेलोसिटी दिया है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, हाफ 15 4 इंटू 4 4 इंटू 4 क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, तो 2 बार अच्छी तरीके से इंटू किया और जूल हमारा आ गया। जूल क्या है, क्या होता है, ऐसा यूनिट है वर्क का, इसे लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का है, एक ही नंबर मिलेगा अगर आप ये नहीं लिखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। एग्जाम्पल 10.4 What is the work to be done to increase the velocity of a 30 km per hour to 16 km per hour if the mass of a car is 1500 kg। देखो जैसा कि मैंने दोनों मेन फॉर्मूला बताया था और तो मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया और दो क्वेश्चन भी दे दिया, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, प्रैक्टिस भी हो जाए, सिलेबस भी हो जाए। तो अब अभी दूसरा वाला केस है, इसमें अपना यूज होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर हुआ भाई क्योंकि इसमें 2 वेलोसिटी है, एक फाइनल है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। याद रखिएगा वेलोसिटी अगर एक ही बार दिया है तो हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स इट, बस यही लिखना है, बट 2 है तो आपको इसको यूज करना होगा। तो गिवन डेटा मैंने लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी है, अपना फाइनल वेलोसिटी है और मास भी है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है पिछले वीडियोस के अंदर, अगर आपने हर एक वीडियो मेरी देखी होगी अच्छी तरीके से, तो जो वेलोसिटी है इसके अंदर वो किलोमीटर पर आवर में है,
लेकिन हमें जैसा कि पता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, तो हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता भैया ये कैसे हुआ यार। इसलिए हुआ क्योंकि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन जो आपका वेलोसिटी दिया गया है क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मीटर पर सेकंड में होता तो कन्वर्ट नहीं करते। जब भी मैंने बताया है, ट्रिक बताया है, जो भी किलोमीटर में हो, किलोमीटर पर आवर में हो, मीटर पर सेकंड में करना हो, जो भी उसका क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हो उसको लिखिए इंटू 5/18 कर दीजिए। वैसे मैंने किया इनिशियल और फाइनल में, अच्छी तरीके से हमारा आंसर आ गया 25/3 और 50/3 मीटर पर सेकंड। बस कुछ नहीं, अब वैल्यूज को डालना है फॉर्मूला के अंदर, हाफ mv² माइनस v²। देखते हैं क्या है। कुछ नहीं करना है, बस खाली थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व थोड़ा लेंदी होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता है, तो इसमें प्लीज अपना थोड़ा पकड़ बनाए रखना। तो m की जगह 1550 था, तो मैंने अच्छी तरीके से स्टेप बताए हैं। 2 से कट गया 75 हो गया, 750 हो गया, और इसे सॉल्व किया 2550 हो गया, माइनस 625/9। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद अच्छी तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, कटने कुटने के बाद लास्ट आंसर आ गया 156250 जूल। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।